नमस्कार। आज फाउंडर टॉक्स में हमारे साथ हैं योग गुरु अनिल पानू जी। योग गुरु अनिल पानू 27 साल से योग का अभ्यास कर रहे हैं और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। योग गुरु अनिल पानू अपना हिसार योगशाला नाम से एक सेंटर चला रहे हैं, उनके वो को फाउंडर भी हैं। तो अनिल जी, वेलकम टू फाउंडर टॉक्स। मैं अनिल पानू, हिसार योगशाला को फाउंडर। मेरा जीवन, मेरी पढ़ाई योग से ही हुई है और मैं 16 अप्रैल 1993 को गुरुकुल केंद्र गया था। उस दिन से लेके आज तक मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ, योग करता हूँ, योग को सिखाता हूँ। बहुत लोगों को योग सिखाया, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस, उनके सिखाने के बाद उनका एक्सपीरियंस लिया। मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस हुआ। तो ये चीज़ और अब हमने हिसार योगशाला को प्रॉपरली 2016 में शुरुआत करी। पूरा पहले एक्सपीरियंस लिया, सीखा, सिखाया बहुत सारा। उसके बाद फिर हमने अपना एक सेंटर खोला हिसार योगशाला के नाम से। 2016 में उसकी हमने ओपनिंग करी और आज आपके सामने थोड़ा सा फल फूल रहा है। ये मेरा। तो अनिल जी, लॉकडाउन में जैसे अभी सबको दिक्कत आ रही है, तो आप योगशाला से कैसे लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं या कैसे आप लोगों से जुड़ रहे हैं? कार्यशाला में बहुत लोग हैं जो करते हैं योग। कम से कम 1000 नहीं, 1000 तो नहीं, कम से कम 700-800 लोग गुरु। हाँ, 700-800 लोग हमारे पास आ चुके, करके जा चुके। उन सब की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरुआत करी है। जैसे हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर जाते हैं और शाम को 4 बजे उनको योग की प्रैक्टिस करवाते हैं। जो यही करवाते थे वो अपने घर में बैठ के करते हैं और इस माध्यम से हम हमारा लॉकडाउन का डिस्टेंस का भी वो चीज़ हो जाता है और हमारी क्लासें भी नहीं छूटी हैं सारी की सारी। तो लोग हमसे और भी लोग जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से। विदेशों में भी लोग हमसे लाइव करते हैं, उस समय देख के करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को भी। एक है कि भाई गुरु और शिष्य का तारतम्य नहीं टूटा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम फेसबुक के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े रहे। तो जैसे बोला जाता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है, बिना ट्रेनर के आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, योग नहीं करना चाहिए, तो उससे कोई डिफरेंस आता है अगर कोई नया आपके साथ जुड़ता है तो? हाँ, देखो डिफरेंस तो आता है। ये एक तो सामने बैठ के कोई चीज़ हल होती हो और एक ऑनलाइन चीज़ होती है। कई चीज़ें हैं जो ऑनलाइन पूछ नहीं सकते और उनको समझा नहीं सकते। तो मैं ये करता हूँ, मेरी कम से कम 1 से सवा घंटे की, कभी-कभार 1.5 घंटे की क्लासें होती हैं। तो मैं उसके अंदर केवल 5-4 चीज़ ही बताता हूँ और उनको ऐसी गहराई से बताता हूँ कि एक चीज़ के ऊपर कम से कम 15 मिनट आपको 15 मिनट के लिए बोलना, उसको करना, समझ में आया, नहीं आया, फिर उनसे ऑनलाइन ही फीडबैक लेना। भाई कभी किसी को कमर में दर्द तो नहीं हो गया, कभी कोई मसल तो पुल तो नहीं हो गई है, कभी कोई क्रैम्प तो नहीं आ गया, तो उनसे फीडबैक, कोई एक चीज़ करवाई और उनसे उसी समय फीडबैक लिया। चाहे उसके अंदर भाई 2 मिनट लग जाए अगला वो चीज़ करने के लिए। तो हमारा मोटिव ये है कि भाई एक चीज़ सिखाओ लेकिन वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जो वो क्रिया करता है व्यक्ति पास में बैठ के, तो भाई मैं भी पास में हूँ, तो कोई किसी की मसल अगर पुल हो जाती है, किसी को कोई खिंचाव आ जाता है, किसी को क्रैम्प आ जाता है, तो उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होती। लेकिन उसको बिल्कुल आहिस्ता धीरे 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 से जाके वो चीज़ हम करते हैं। एक योग और योगा में जो डिफरेंस होता है वो भी थोड़ा क्लियर कीजिए। योग और योगा, देखो योगा शब्द जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है ना, मान लो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। योग शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग। अगर उसके अंदर हम आ का डंडा लगा दें या ए कर दें तो सीधा सीधा वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये संस्कृत की कुछ गहराई है। जैसे रमा है, लता है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। गुरु है, ये पुल्लिंग शब्द है। राम है, ये पुल्लिंग। इसलिए इसी प्रकार योग एक पुल्लिंग शब्द है। और इसको जब हम योगा बोलते हैं, देखो भाई इंग्लिश में लिखा जाता है पीछे ए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन कई लोग हिंदी में भी उसको योगा बोलते हैं। योगा नहीं होता, योगा का योगा होते ही वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझने वाले जो
शब्दों को समझते हैं, जिनको व्याकरण का पता है, जिसको ये चीज पता कि हाँ भाई वो चीज पता है, वो बता देगा कि हाँ भाई ये चीज गलत है। तो योग और योगा में ये डिफरेंस है, शब्दों का तो आप जो डिफरेंस। कराते हैं वो योग है, योगा है? मैं योग ही बोलता हूँ। जी। है एक ही, लेकिन वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वो चीज होती है गहराई से। अगर मूल में जाएंगे तो पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द है, और मैं योग ही बोलता हूँ और योग ही कहता हूँ और योग ही कहने के लिए बोलता हूँ। और हमारी जितनी भी ये चीज हम लिखते हैं उनके अंदर हम योगशाला लिखते हैं, योगाशाला नहीं लिखते, योगा वर्कआउट नहीं करते, हम केवल योग ही लिखते हैं। अच्छा, तो डाइट का जो होता है योग के साथ, तो डाइट के लिए क्या आप बताते हैं, क्या चीज़ रेकमेंड करते हैं आप? डाइट फॉर के अ लिए, बिगिनर, फॉर एडवांस, किस तरीके से होता है कि डाइट के ऊपर कितना कंट्रोल जरूरी है? हाँ देखो, डाइट के अंदर कंट्रोल तो योग किसी भी चीज़ में, चाहे आप योग करते हो, चाहे आप भाई और कोई ट्रेनिंग करते हो, चाहे दौड़ लगाते हो, चाहे जिम में जाते हो, चाहे फुटबॉल खेलते हो, कोई भी खेल आप खेलते हो, तो डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कई लोगों की मान्यता है कि ये भ्रम भी है, हाँ भाई योग करने वाला व्यक्ति को डाइट की इतनी जरूरत नहीं होती, वो कम खाता है, और कम खाता है जब किसी विशेष आसन में वो रहना पड़ता है, कोई मतलब कई देर तक रहे, तो उसको फिर चक्कर भी आता है। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर। एक तो बेमतलब की चीज नहीं खानी, बेमेल की चीज नहीं खानी, विरुद्ध आहार नहीं खाना। विरुद्ध मतलब आपने अगर दूध पी लिया तो उसके तुरंत बाद दही नहीं खानी। आपने अगर कोई भाई ऐसे ऐसी चटपटी चीज खा ली तो उसके बाद आपको दूध नहीं पीना। रात को सोने से पहले 2-3 घंटे पहले आपको खाना खाना है, उसके बाद सोना है। और ये कई बारीकियां चीज हैं, लेकिन योग में ये नहीं है कि खाना मत खाओ, खूब खाना खाओ, लेकिन एक बंधा हुआ खाना खाओ। बंधा हुआ मतलब एक बार खा लिया आपने, उसको कम से कम 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, 6-7 घंटे शरीर को रेस्ट दो। जैसे हम एक चीज करते हैं, मान लें चक्की का जो चक्की में आटा गूंथते हैं, तो सामान्य सब लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। जैसे चक्की में हम गेहूं को पीसते हैं, एक तो पीसे 5 किलो गेहूं, वो चक्की पर प्रॉपर अच्छे से काम करेगी। उसके बाद उसको कम खाते खाते फिर उसको अगर 1 किलो आधी किलो गेहूं पीसेंगे तो एक बड़ी चक्की के ऊपर, वो उसका प्रोसेस तो पूरा चलेगा, लेकिन वो काम तो पूरा करेगी, लेकिन वो कड़ 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 वो खराब हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा सिस्टम भी है। एक बार भरपूर खाना खाओ, अपने जो पाचन तंत्र को है उसको आराम दो। हमने अगर एक चना भी खा लिया, जैसे एक बूढ़ा भी खा लिया, एक बाइट भी खा ली, तब भी पूरा प्रोसेस उस शरीर को करना पड़ेगा। लेकिन एक बार बंधा हुआ खाना खाओ, उसके बाद 6-7 घंटे उस शरीर को आराम दो, पाचन तंत्र को आराम दो। उसके बाद जब जो व्यक्ति खाना खाएगा, जब भूख लगेगी, जब हमारी जठरा अग्नि हमारी जलेगी, तो वो अच्छे से पाचन होगा। और बार बार खाने से क्या होता है, शरीर के अंदर 7 धातुएं बनती हैं, 7 धातुएं। तो जब तक पहला धातु नहीं बनेगी, जब तक पहली धातु नहीं बनेगी, तो सातवीं धातु नहीं बनेगी। पहली धातु होती है रस। जब तक शरीर में लार नहीं बनी, रस नहीं बना, तो आपका रक्त कैसे बनेगा, आपका मांस कैसे बनेगा, आपका मेद मज्जा मस्ती अस्थि सूत्र कैसे बनेगा, वो बन ही नहीं सकता है। तो खाने का बहुत बड़ा रोल है हमारे से। चबा चबा के खाना खाओ, बैठ के खाना खाओ, आराम से खाना खाओ, भरपूर खाना खाओ, ये चीज़। अच्छा, चिकनाई के बारे में और बोला जाता है कि घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो घी के बारे में थोड़ा और बताइए कि क्या घी या तेल या फिर ये जो चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए? देखो एक चीज़ बताता हूँ, अति तो सर्वत्र वर्ज्य। संस्कृत की बात है, अति सर्वत्र वर्ज्य। भाई अधिक अधिक चीज हमेशा नुकसानदायक होती है, लेकिन जितनी आपको जरूरत है। इन जोड़ों के शरीर के अंदर जो ज्वाइंट होते हैं उनको चिकनाई की जरूरत होती है, मसल को चिकनाई की जरूरत होती है। अगर आप चिकनाई नहीं खाओगे तो रूखा रूखा चेहरा हो जाएगा, रूखा रूखा शरीर हो जाएगा, आप अजीब सा लगेगा वो चीज़। तो चिकनाई खानी बहुत ज़रूरी है। हाँ, चिकनाई के साथ साथ उसको पचाना पचाना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपने चिकनाई खा ली, चिकनाई वो आपने पचाया नहीं, मेहनत करके या जिम करके या योग करके या स्विमिंग करके या दौड़ लगा के, शरीर की कोई एक्सरसाइज आपने की ही नहीं है, अगर फिर आप चिकनाई खाओगे तो वो जहर के बराबर है। अगर आपने पूरी मेहनत की है, पूरे शरीर को भाई वर्कआउट पूरा फर्स्ट क्लास किया है, चाहे योग के माध्यम से करें, चाहे दौड़ के माध्यम से करें, चाहे आप स्विमिंग पूल के माध्यम से करें, चाहे आप फुटबॉल क्रिकेट वो कुछ भी गेम है किया, तो अगर आपने चिकनाई नहीं खाई तो वो आपके लिए जो है आप हम्म। नुकसान। चिकनाई बहुत जरूरी है।
सरसों का तेल है। हाँ, जैसे जैसे वातावरण भाई किसी एक स्थान विशेष की एक कोई विशेषता होती है, उस जगह में जो भी आपको चिकनाई मिलती है, सरसों जहाँ पे सरसों का तेल ज़्यादा होता है, जहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा, जहाँ पे सूरजमुखी का तेल ज़्यादा होता है, वो अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग शरीर को अलग-अलग चीज़ की ज़रूरत होती है, अलग-अलग वातावरण में अलग-अलग चीज़ होती है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। चिकनाई अनिल कम जी, हो। आप 27 वर्षों से योग कर रहे हैं, अभी आपने अपना योग सेंटर भी शुरू किया है। तो मैं चाह रहा हूँ, जैसे आप अभी मुझे पता चला कि आप योग प्रशिक्षण भी शुरू कर रहे हैं, तो टीचर्स आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? और अगर कोई आपसे एज ए टीचर जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या है? जब हमने योग सिखाना शुरू किया, पहले मैं दिल्ली के अंदर पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पास आउट हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, मैं वहाँ से डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। तो पहले तो मौज मस्ती में करते थे, सिखाते थे, सीखते थे। जब भाई एक शादी होगी, शादी के बाद एक पढ़ाई पूरी खत्म हो गई, फिर उसके बाद कमाना शुरू किया, तो फिर योग की दुनिया में हम गए। तो देखा भाई, मैंने मेरा सेंटर खोल लिया, हिसार योगशाला। मैंने और मेरे मित्र ने मिलके भाई हमने दोनों ने खोल लिया। जब हम उसको 1 साल तक उसको हुआ ना, तो कहा कि भाई हम 2 लोग पूरी दुनिया को योग नहीं सिखा सकते। हम 2 लोग पूरी दुनिया तक योग नहीं पहुँचा सकते। कुछ व्यक्ति की कैपेसिटियाँ होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती है कि फिर हम अपने टीचरों को भी तैयार करते हैं। टीचर भी हमारे हमारे तैयार हों, और उसके बाद हमने प्रशिक्षण हमने किया जो व्यक्ति टीचर बनना चाहता है। क्योंकि क्या होता है कि गुरुकुल में एक अलग तरह का एक माहौल होता है। जैसे गुरुकुल में भाई आपको योग करना ज़रूरी है तो ज़रूरी है, वहाँ पे ये चीज़ नियम तो ज़रूरी है। कुछ बारीकियाँ चीज़ थी जो हमको अभ्यास करते थे, उनका गुरुजी हमको बताते थे। वो जैसे-जैसे हम यहाँ पे बताने लगे उन बारीकियों को, तो लोगों का जुड़ाव होने लगा। योग शिक्षक बनने के लिए भी लोग आने लगे, जी हमको भी ये चीज़ सिखाओ, हमको भी आगे सिखाना है। तो इसके माध्यम से ये चीज़ और बढ़ गई, और फिर हमने जब जब हम पूरे संतुष्ट हो गए, भाई लोग हमसे योग को सीख के सिखाना चाहते हैं, तो हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया योग दक्ष के नाम से। पिछले साल हमने ये चीज़ की थी, और पिछले साल हम किराए पे रहते थे, अब हमने अपना ही बना लिया। तो उसके बीच में 2 महीने थोड़ा-सा गड़बड़ सी होगी वो बदलने में, करने में, और फिर उतने में हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ। तो अब योग दक्ष है, पूरा 1 साल का कोर्स है। अगर आप उसको करें, उसके अंदर आपको भाई आसनों की 4 घंटे की क्लास होती है, उसके अंदर पढ़ाई भी होती है, सिद्धांतिक कोर्स भी होता है, उसके अंदर व्यवहारिक कोर्स भी होता है। पूरी बारीकियाँ आपको बताई जाएँगी, और फिर उनको एक अलग तरह का योगा टीचर समाज में जाएगा, तो कुरीतियाँ नहीं आपकी फैलेंगी। जी। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? कितने साल का है? और क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है? वो भी थोड़ा बताइए। ये एक 1 ईयर का कोर्स है हमारा, और इसके अंदर हम 4 घंटे कम से कम हम क्लास लेते हैं, 4 घंटे। और उसका फीस का रखा है मैंने, साल की 30,000 की फीस रखी है, पूरे साल की 30,000। और उसको पूरा ट्रेंड किया जाएगा। 4 घंटे कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ बैठ के योग करता है डेली 365 दिन, अगर वो योग करता है हमारे साथ, तो उसके अंदर एक बदलाव आएगा, बिल्कुल निखार आएगा। और ये चीज़ वो समाज में बहुत अच्छे से अपना कार्य कर पाएगा। कई बार होता है, एक तो बैठ जाते हैं, सामने सामने टीचर होता है, भाई लोग बैठ जाते हैं, करो। एक होता है कि भाई आपने अगर खिंचाव करना है, तो अकेला जो मैं अगर बाई चांस मैं योग कर रहा हूँ, आप मेरे को योग करवा रहे हो, तो मैं उतना शरीर को खिंचाव नहीं दे पाऊँगा। जैसे मैं पकड़ के अगर मैं करवाऊँ, तब जाके वो चीज़ होगी। पकड़ना कैसे है, भई कहाँ से कौन-सी मसल को खींचना है, तो ये चीज़ हमको पूरा बारीकियाँ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और उसके ऊपर वो उसका अभ्यास भी करवाएँगे, 2 लोगों को मिलाएँगे कि हाँ भाई, आपको इसके साथ ही प्रैक्टिस करनी है, आपको इसको शरीर को समझना है, आपके इसके शरीर को आपको ये चीज़ करनी है। जब 10-15 शरीर हम समझ जाएँगे ना, तो हमारा एक्सपीरियंस बन जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर हम यानी दुनिया योग शिक्षा के साथ व्यावहारिक ज्ञान और बाकी सारी चीज़ें जो एक शिक्षक को ज़रूरत है, वो सब। ज़रूरत है ये चीज़। तो अभी जैसे अभी लॉकडाउन हो रहा है, तो उसके बाद आपका क्या प्लान है? और भविष्य में हिसार योगशाला का क्या लक्ष्य है? प्रयोगशाला का लक्ष्य है कि हम अपने जो भी योगार्थी हमारे पास योग सीखने के लिए आए, या तो सेंटर पे सीख रहे हैं वो लोग, जो हमारे फेसबुक माध्यम से, पेज के माध्यम से जुड़े हैं वो लोग, उनकी हमको
स्टेमिना बढ़ाना है, स्पीड बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है। 3 चीज़ों पे हम काम करते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, इन तीनों पे। क्योंकि क्या है कि भाई फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और भाई लाइव, जैसे आज के युग में जो स्वामी रामदेव जी हैं, योग ऋषि, वो सब कुछ बताते हैं इससे ये बीमारी। और लगभग योग की इतनी जानकारी लोगों को हो चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर योग करेंगे तो हमारी बीमारियां पूरी कंट्रोल हो जाएंगी, बिल्कुल क्योर भी हो जाएंगी, कई कई रोग बिल्कुल क्योर भी हो जाएंगे। लेकिन क्या है, व्यक्ति 1 घंटे से ज़्यादा, 45 मिनट से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा लोग योग कर नहीं पा रहे हैं, करते ही नहीं, आदत ही नहीं है उनकी, फिर उनका विशेष लाभ नहीं मिलता। हमारा मकसद है कि व्यक्ति कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगातार योग करे, और उसके अंदर स्पीड भी हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी हो, उसके अंदर स्टेमिना भी हो, कि अब 3 घंटे लगातार ये तीनों चीज़ हो। फिर उसके जो दिन भर की कार्यशैली है, कई लोग भाई आप एक वाले दिन में केवल 5 काम कर पाते हैं, वो थक जाते हैं। तो अगर योग करेंगे, 3-4 घंटे तक ये करेंगे, तो उनकी काम करने की स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड के साथ साथ क्या चाहिए हमको, स्ट्रेंथ भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, वो ताकत भी आएगी। और ताकत के साथ साथ लगातार कई दिनों तक वो काम ऐसे करते रहें, उसके अंदर स्टेमिना भी चाहिए। तो इन 3 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, और आशा है कि हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, भगवान हमारा साथ देगा। और सच्चे दिल से लगे हुए हैं कि हम 3 विषयों पे काम करते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना। तो अनिल जी, आपने फाउंडर टॉक्स को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हिसार योगशाला के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो फाउंडर टॉक्स ने हमको बुलाया और आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला। हम चाहते हैं कि भाई और भी इंटरव्यू आप लें, और लोगों के भी इंटरव्यू लें। जी, हम तो एक माध्यम है, हम चाहेंगे आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक। हम भी दुआ करेंगे कि भाई हमारा साथ थोड़ा बहुत दिल से आपके साथ है, कि भाई आप फाउंडर टॉक्स को बहुत आगे तक लेके जाएं, और लोगों को भी इंटरव्यू करें और आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।